हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। इसमें मैं आपको दो टाइप की इमरजेंसी समझाऊंगी। पहली है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी। सो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ये जो इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है ये जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में। ये आता है आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है और आर्टिकल 60 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में 3 ग्राउंड्स डिसाइडेड हैं। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन एंड तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। इन 3 ग्राउंड्स की वजह से अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया का कोई भी पार्ट की सिक्योरिटी को खतरा है तो वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वॉर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज आपस में फॉर्मल डिक्लेरेशन करके बोलती है कि हम आपके अगेंस्ट आर्म यूज करेंगे तो उसे वॉर बोला जाता है। दूसरा ग्राउंड था एक्सटर्नल अग्रेशन। इसका मतलब होता है कि दो कंट्रीज आपस में विदाउट कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन किए जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री के अगेंस्ट फोर्स यूज करती है, आर्म यूज करती है और दूसरी कंट्री कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो उसके अगेंस्ट करे जा रही है पर पहली दूसरी कंट्री कोई एक्शन नहीं ले रही है तो उसे एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। इन दोनों के कारण इमरजेंसी लगती है। इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी कि बाहर वालों के कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी देश में। उसके बाद थर्ड ग्राउंड जो था वो था आर्म्ड रिबेलियन। इसका मतलब होता है इंटरनल इमरजेंसी, यानी कि इंटरनल कुछ मैटर के कारण इमरजेंसी लगवानी पड़ी। ये जो आर्म्ड रिबेलियन है इसे अभी आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं 44 अमेंडमेंट के कारण। पहले इसे कहा जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ था जब इंडिया पर चाइना ने अटैक किया था, जो किया था 26 अक्टूबर 1962 में। तब प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 352 को मानते हुए ग्राउंड यूज किया था एक्सटर्नल अग्रेशन और इमरजेंसी लगा दी थी। और आर्टिकल 359 यूज करके सारे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया था, इंक्लूडिंग 21 एंड 22 आर्टिकल। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला था कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते हो इस टाइम पर। जो भी अपोजिट के लीडर्स थे, अपोनेंट के जो भी मेंबर्स थे वेरियस पार्टीज के, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। मोर देन 200 पीपल्स को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जो थी वो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट थी। 21 नवंबर 1962 को वॉर तो खत्म हो चुका था पर जो पहली इमरजेंसी लगी थी वो कंटिन्यू थी। इसी बीच में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर वॉर छेड़ दी थी। अप्रैल 1965 में जो वॉर था उसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। सितंबर 1965 में वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो वॉर में कन्वर्ट हो चुका था। जनवरी 1966 में सीज फायर हुआ था। दोनों कंट्रीज में डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसका नाम था ताशकेंट अग्रीमेंट। वॉर खत्म होने के बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी जो थी वो कंटिन्यू ही रही थी। जो पार्लियामेंट था इसका मिसयूज करने लगा था, इसलिए धीरे धीरे बहुत सारे पब्लिक कैंपेन स्टार्ट हो चुके थे। इमरजेंसी को अबॉलिश करने के लिए अपील्स आने लग गई थी, इंटरनल फोकस स्टार्ट हो चुका था। तभी जनवरी 1968 में फर्स्ट इमरजेंसी रिवोक करी गई थी। सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो हुआ था वो जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 3 दिसंबर 1971 पर, तब हुआ था। तब गवर्नमेंट ने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक्ट बनाए थे, लाइक मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, कोफेपोसा एक्ट, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक्ट। ये सारे एक्ट इम्पोज कर दिए गए थे। ये तीनों एक्ट सिर्फ प्रिवेंटिंग डिटेंशन के लिए ही बनाए गए थे। इमरजेंसी के बाद इन तीनों एक्ट के साथ सेंटर के पास बहुत पावर आ गई थी जिसका उन्होंने बहुत ह्यूज मिसयूज किया था। उन्होंने अरेस्ट चालू कर दिया था लोगों को, कस्टोडियल डेथ चालू कर दी थी, एनकाउंटर्स चालू कर दिए थे। फर्स्ट इमरजेंसी के जैसे ही वॉर तो खत्म हो गया था पर ये जो इमरजेंसी थी ये रिवोक नहीं हुई थी। 1974 में प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि इंडिया की सिक्योरिटी के चलते MISA एक्ट का अंदर आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। जुलाई 1975 को थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। प्रोक्लेमेशन के कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के कारण इंदिरा गांधी के ऊपर केस जो चल रहा था उसमें वो करप्ट प्रैक्टिस के कारण गिल्टी पाई गई थी।
तभी हाई कोर्ट ने कहा था कि आपका जो पब्लिक ऑफिस है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आप आने वाले 6 साल तक आपका कोई भी पब्लिक ऑफिस रिज्यूम नहीं कर सकती हैं। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने इसके हाई कोर्ट के रिजल्ट के अपोज में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट वेकेशन में थी, इसलिए उनको हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसके खिलाफ सिर्फ कंडीशनल स्टे मिल पा रहा था। अपोजिशंस उनके रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे थे। 25 जून 1975 की रात में बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग किए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का लेटर प्रेसिडेंट को दे दिया था। जनरली जब भी इमरजेंसी लागू करनी होती है तब प्रेसिडेंट को सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है, पर उस टाइम उन्होंने डायरेक्टली इमरजेंसी लगा दी। 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी रिवोक हुई। अब देख लेते हैं कि इमरजेंसी का अप्रूवल कैसे मिलता है। सबसे पहले जो कैबिनेट होता है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, अगर कैबिनेट 352 में मेंशन ग्राउंड से सेटिस्फाई हो और वो रिटर्न एडवाइस लेटर पास करते हैं प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी लगाना चाहिए उनके एडवाइस को पढ़ते हुए, देन इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर लेते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं वो फर्दर अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास चला जाता है। पार्लियामेंट में दो होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। दोनों हाउसेस स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इमरजेंसी को अप्रूव करें। स्पेशल मेजोरिटी के दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला तो ये होता है कि या तो दोनों हाउस के मेजोरिटी अप्रूवल मिले यानी कि 50% अप्रूवल मिले तो इमरजेंसी चालू रहेगी, या तो फिर 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग रहे। स्पेशल मेजोरिटी कंडीशन 44th अमेंडमेंट से इंक्लूड हुई है। इससे पहले पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी यूज करके अप्रूवल दे देता था। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन यानी कि मेजोरिटी रहे, दोनों हाउसेस की मेजोरिटी रहे, तो 6 महीने के लिए इमरजेंसी लागू होगी। एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए ही इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बढ़वाना है तो आप वापस से पूरी प्रोसेस को रिपीट कीजिए और 6 मंथ के लिए फिर से बढ़ जाएगी। अगर सेकंड कंडीशन होती है यानी कि 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, तो 1 महीने के लिए बढ़ेगी इमरजेंसी। अगर दोनों कुछ एक्शन ना दें या सिर्फ एक पार्टी एक्शन दे तो 1 महीने के लिए बढ़ेगी। अब देख लेते हैं कि इमरजेंसी रिवोक कैसे होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी जिस कंडीशन से लगाई थी वो फुलफिल हो चुकी है तो इमरजेंसी वो हटा सकते हैं उसी दिन। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा बोलती है कि हमें इमरजेंसी डिसअप्रूव करनी है तो इमरजेंसी उसी दिन हट जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 353। आर्टिकल 353 बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल है वो स्टेट को उसकी गवर्नेंस के लिए डायरेक्शंस दे सकता है एंड उसके बिहाफ पर लॉ भी बना सकता है। आर्टिकल 353 क्लॉज 6 में यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दी गई सारी चीजों के लिए लॉज फॉर्मुलेट कर सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब देख लेते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हाट हैपेंड विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 के जो 6 फीचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जैसे इमरजेंसी लगती है। इसके बाद 44th अमेंडमेंट से ये आया है कि अगर वॉर के कारण या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, इन ग्राउंड्स के कारण इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल 359। इसमें ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्रोक्लेमेशन जारी करके बाकी के फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो 12 टू आर्टिकल 35 तक होते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो वो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट भी सस्पेंड कर सकता है। अमेंडमेंट 44 के कारण आर्टिकल 20+21 सस्पेंड नहीं होंगे। अब देख लेते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। सबसे पहले देख लेते हैं 38th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के पहले अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाना चाहे तो वो क्वेश्चनेबल होती थी, जुडिशरी रिव्यू होता था। बट इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी लगाए तो वो फाइनल एंड कंक्लूसिव होती थी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था, कोई जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता था। इसी के कारण 44th अमेंडमेंट हुआ था। 44th अमेंडमेंट में 38th अमेंडमेंट को अंडू कर दिया था। अब अगर इमरजेंसी लगाता है प्रेसिडेंट तो उस पर जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता था। अब देख लेते हैं अमेंडमेंट 39। अमेंडमेंट तब हुआ था जब ऑलरेडी इंदिरा गांधी के ऊपर इलेक्शंस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था।
तब उन्होंने ये अमेंडमेंट लाकर इलेक्शन डिस्प्यूट ही चेंज कर दिया था। अब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के ऊपर कोई, इन चारों पोस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 42nd अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें मेनली 4 चीज की थी। अगर आप 42nd अमेंडमेंट डीप में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। तो फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें 4 चीजें ऐड हुई थी। सबसे पहले तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट जो हुआ था, मतलब पार्लियामेंट जो भी करे उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। प्रियम्बल में इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आर्टिकल 31 में डी क्लॉज ऐड किया गया था, जिसमें ये था कि प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अब देख लेते हैं 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में भी 4 चीजें हुई थी। पहला होता इंटरनल डिस्टेंस जो था वो आर्म्ड रिबेलियन हो गया था। सिंपल जो मेजोरिटी से पहले होता था वो स्पेशल मेजोरिटी से होने लग गया था। 22 एंड 21 जो थे वो रिट्स हो चुके थे, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता था। अब देख लेते हैं फटाफट आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी को बताता है। आर्टिकल 355 देखते हैं। ये बोलता है कि सेंटर की जो ड्यूटी होती है वो यही होती है कि वो स्टेट को सेव करे फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अब देख लेते हैं आर्टिकल 356 जिसमें ये लिखा है कि अगर गवर्नर खुद प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट करे कि उसका स्टेट प्रॉपरली नहीं चल रहा है, या प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई हो कि गवर्नर जो है वो प्रोविजंस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 365 जो ये बोलता है अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो भी इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट। अब देख लेते हैं कि इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो कैसे अप्रूव होता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इमरजेंसी लगा देता है बिना पार्लियामेंट से पूछे, तो वो सिर्फ 2 मंथ के इमरजेंसी लगा सकता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे इमरजेंसी तो वो 6 महीने की इमरजेंसी लग सकती है एक बार में। और अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दे तो वो जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई थी वो 2 मंथ बाद खत्म हो जाती है। अगर 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी लगाना चाहते हैं प्रेसिडेंट तो वो डायरेक्टली फिर पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकते हैं, जैसे वो पहले 6 महीने बाद चले गए थे। अब उनको 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहली तो ये, ए नेशनल इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, एंड सेकेंड, इलेक्शन कमीशन certifies that the election to the state assembly can't be hold। अब देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस। नेशनल इमरजेंसी पहले देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 प्लस 359 के थ्रू फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21 आर्टिकल। सेकेंड है जो ग्राउंड होते हैं इसमें वो 3 जो होते हैं मैंने आपको बताए थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड प्रेसिडेंट के इमरजेंसी लगाते ही 1 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है तो वो इमरजेंसी 6 महीने तक चलती है। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की प्रूव करने के लिए। उसके बाद इसका जो रिवोकेशन होता है वो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा दोनों कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्टेट इमरजेंसी। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स चालू रहते हैं। सेकेंड है इसमें जो आर्टिकल 356 प्लस 365 होते हैं वो मेंशन है, उसमें ग्राउंड जो है वो मेंशन है। उसके बाद इमरजेंसी 2 महीने की लगती है अगर पार्लियामेंट अप्रूव करे तो। सिंपल मेजोरिटी लगती है इसमें पार्लियामेंट को अप्रूव करने के लिए इमरजेंसी। मैक्सिमम ये 3 साल तक चल सकती है, उससे ज़्यादा आप इमरजेंसी इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। वही नेशनल इमरजेंसी जो लगती है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, वो चलती जाती है जितना उसको बढ़ाना है। इसमें स्टेट इमरजेंसी में रिवोकेशन के लिए प्रेसिडेंट बोलेंगे तो वो रिवोकेट होगी, वरना नहीं हो सकती है। ये था हमारा आज का वीडियो इमरजेंसी प्रोविजन पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।